वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 36 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर नेटवर्क्स को, और ये हमारी पहली वीडियो है इस चैप्टर के लिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ऊपर आप सिंपली आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसको यहीं पर हम PPT के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है नेटवर्क। कि नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है। देखिए सिंपल सा इनको मैंने डिफाइन भी यहाँ पे किया हुआ है। अ कंप्यूटर नेटवर्क या सिंपली नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्स। यानी कि नेटवर्क सिंपली क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपकी आपस में कनेक्ट होती हैं किसी भी रिसोर्स को शेयर करने के लिए। अब यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, जिसके अंदर कंप्यूटेशनल पावर्स हैं, यानी कि दो कंप्यूटर हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, या स्मार्टफोन लैपटॉप हो सकता है। कि कोई भी आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होती हैं किसी भी रिसोर्स को शेयर करने के लिए, तो उसको हम एक नेटवर्क कहते हैं। अब रिसोर्स आपका यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्स हो सकता है, जैसे प्रिंटर है, या सॉफ्टवेयर्स आपके हो सकते हैं, डेटा आपका वहाँ पे एक रिसोर्स हो सकता है। तो जब भी उसको शेयर करने के लिए दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं किसी भी तरीके से, तो उसको हम एक नेटवर्क कहते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। तो इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग। यानी कि सिंपल सा है, जब भी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हम कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को हम शेयर करते हैं। इट अलाउज एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस और कंप्यूटर। यानी कि रिमोटली अगर किसी दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे कोई आपका डेटाबेस है या कंप्यूटर है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने सेल फोन से एक डेटाबेस पे आप डेटा को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं। एंड नेटवर्किंग रिड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट। और जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो ये हार्डवेयर की कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि काफ़ी बार आपके काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं लेकिन प्रिंटर वहाँ पे एक ही होता है। यानी कि हमने एक नेटवर्क से सभी को कनेक्ट कर दिया। अब हमको अगर प्रिंट निकालना है तो हम किसी भी सिस्टम से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं होता तो इंडिविजुअल हमको वहाँ पे प्रिंटर अलॉट करना पड़ता है। तो ये हार्डवेयर कॉस्ट भी आपका सेव करता है। जैसे आपका एन कंप्यूटिंग आजकल है, तो वहाँ पर केवल एक एन कंप्यूटिंग डिवाइस की मदद से ही सिंपली हम एन नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेज या टर्मिनल क्रिएट कर सकते हैं। हमको पूरा सेटअप वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एवोल्यूशन या सिंपली हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग। यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसमें आपका आ जाता है ARPANET। अब देखिए ARPANEट क्या है, फुल फॉर्म काफ़ी बार इसका पूछा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। अब इसका ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे सिंपल सा है। 1969 के अंदर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर मतलब सिंपल है कि वहाँ पे फंडिंग वहाँ पर करी, और उस जो एजेंसी थी उसका नाम था ARPA, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और जो नेटवर्क इस एजेंसी ने सबसे पहले क्रिएट किया वही आपका ARPANET कहलाता है। तो सिंपल सा है, 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने या डिफेंस एजेंसी ने एक एजेंसी को यहाँ पे स्पॉन्सर किया ARPA नाम से, और उस ARPA एजेंसी ने यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने जो पहला नेटवर्क क्रिएट किया उसी को हम ARPANET कहते हैं। तो सिंपल सा अगर आपको डिफाइन करना हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इन 1969 यूएस डिफेंस department sponsored an agency called ARPA, and the network created by this agency was known as Advanced Research Project Agency Network, यानी कि ARPANET। एंड इसके बाद 1980s के मिड में एक और यहाँ पे और बेटर यहाँ पे एक जो नेटवर्क है क्रिएट होता है, जिसको हम NSF नेट कहते हैं, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, और जो कि ज़्यादा केपेबल था, ज़्यादा एडवांस यहाँ पे था ARPANET से। तो ये ही दोनों जो एजेंसी है मेन, एक आपका ARPANET एंड दूसरा NSF नेट, ये दोनों ही मिल के मॉडर्न इंटरनेट को इन दोनों ने जन्म दिया था। यानी कि ये दोनों तो जो बड़े नेटवर्क है आपस में मिले ही, साथ में जो और छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं वो भी आपस में मिले, जिससे कि हमारा जो मॉडर्न इंटरनेट है वो तैयार होता है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर। यानी कि ग्लोबल सिस्टम है, सबसे बड़ा जो नेटवर्क है उसको हम इंटरनेट कह सकते हैं। इट यूजेज TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे यूजेज आएगा, ये जो है TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। TCP/IP वैसे तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यानी कि डेटा जो पैकेट्स होते हैं उनको आपका ट्रैवल करवाने के लिए TCP/IP लगता है। TCP वहाँ पे डेटा को तोड़ता है, एंड IP वहाँ पे IP एड्रेस असाइन करता है। तो इसको तो हम आगे देखेंगे प्रोटोकॉल्स में। देन आपका आता है इंटर स्पेस। अब इंटर स्पेस क्या है, एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो सिंपली आपका रियल टाइम पे आपका ऑडियो वीडियो टेक्स्ट फीचर्स जो हैं वो हमको अलाउ करता है। यानी कि इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज
allows multiple user to communicate online with real time audio, video, text, chat features। जो आजकल हम रियल टाइम में करते ही हैं, ऑनलाइन हम चैटिंग करते हैं रियल टाइम में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट चैट करते हैं, तो उसी को हम इंटरफेस कहते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। देखिए कौन कौन से टर्म्स हमारे यूज़ होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में। सबसे पहले तो डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डेटा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज केबल, वायर, और इट कैन बी एयर और वैक्यूम ऑल्सो। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन सिंपली क्या है, एक्सचेंज करना डेटा का दो डिवाइसेस के बीच किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, यानी कि वो वायरलेस हो सकता है या वायर के थ्रू भी हो सकता है। अब इसमें देखिए जब भी डेटा कम्युनिकेशन होता है तो इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैसेज होगा, यानी कि जो एक्चुअल डेटा हमारा है तो इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। इट इज़ द डेटा, यहाँ पे आएगा, सॉरी इसमें मैंने गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द डेटा दैट नीड्स टू बी डिलीवर्ड, यानी कि यहाँ भी ये एक्चुअल में वो डेटा है जिसको हमने डिलीवर करना है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, डॉक्यूमेंट और एनी अदर मल्टीमीडिया। और इसमें कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई भी मल्टीमीडिया यहाँ पे हो सकता है जिसको कि हमने सेंड करना है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल मैसेज है। देन हमारा सेंडर आ जाता है, रिसीवर आ जाता है। सेंडर आपका क्या होगा, वो डिवाइस या वो पर्सन जो कि डेटा को सेंड करेगा, एंड रिसीवर जो कि रिसीव करता है। देन ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया जो जिसके थ्रू आपका ये डेटा ट्रांसफॉर्म होगा। सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन या सिंपली डेटा जो कि सेंडर से रिसीवर तक ले करके जाता है। अब ये गाइडेड भी हो सकता है, यानी कि वायर के फॉर्म में, या वायरलेस भी हो सकता है। देन फाइनली आपका आ जाता है प्रोटोकॉल, जो कि सिंपली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से करेंगी। तो अगर प्रोटोकॉल आता है तो सिंपली ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी मदद से हम सिंपली डेटा को एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाते हैं। तो ये मेन 5 यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा स्विचिंग टेक्निक। अब देखिए स्विचिंग टेक्निक सिंपली क्या होता है कि डेटा आपका ट्रैवल किस फॉर्म में होता है। सबसे पहले इसमें देखिए 3 मेन इसके पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है सर्किट स्विचिंग। अब देखिए सर्किट स्विचिंग हमारी क्या होती है, जिसमें जो आपका सेंडर एंड रिसीवर है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक अनब्रोकन पाथ में। अब इसका मेन एडवांटेज ये है कि यहाँ पे गारंटीड होती है डिलीवरी, यानी कि जो डेटा है वो ट्रैवल होगा ही होगा, क्योंकि ये मेनली आपका यहाँ पे जो है वो वायर्ड फॉर्म में होता है। तो इट इज़ अ टेक्निक विच डायरेक्टली कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर इन एन अनब्रोकन पाथ, यानी कि एक अनब्रोकन पाथ में सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करता है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे गारंटी होगी कि हमारा जो डेटा है वो सेंडर से रिसीवर एंड तक पहुंचेगा। टेलीफोन कम्युनिकेशन आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर, वो आपका वायर के थ्रू वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो इसको हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सर्किट आपका कंप्लीट किया जाता है, एक कंप्लीट यहाँ पे अनब्रोकन पाथ क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट आपका है मैसेज स्विचिंग। अब मैसेज स्विचिंग को सिंपली हम स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्डेड स्विचिंग, यानी कि आपने देखा होगा जो हम नॉर्मली मैसेज करते हैं, जो कुछ देर के लिए आपका बीच में सर्वर में स्टोर होगा या बफर में स्टोर होगा, देन आगे वो रिट्रांसमिट होता है। तो इन दिस टेक्निक द सोर्स कंप्यूटर सेंड्स डेटा टू इंटरमीडिएट स्विचिंग डिवाइस विच स्टोर्स द डेटा इन इट्स बफर, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है उसको आगे हम सेंड करते हैं, जो कि आपका स्टोर होता है एक इंटरमीडिएट डिवाइस में, स्विचिंग डिवाइस में, यानी कि उसके बफर में, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। देन इट देन लुक्स फॉर नेक्स्ट स्विचिंग डिवाइसेस और डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी कि अगर लोकेशन दूर है तब तो वो नेक्स्ट स्विचिंग डिवाइसेस में ट्रांसफर करता रहेगा, एंड फाइनली वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर में जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, मैसेज सर्विसेज जो हैं, जितने भी मैसेजेस सर्विसेज या मैसेंजर्स हम यूज़ करते हैं वो आपका मैसेज स्विचिंग पे ही काम करते हैं। एंड फाइनल हमारा आ जाता है पैकेट स्विचिंग, जो कि आपका इंटरनेट से अगर हमको डेटा डाउनलोड या अपलोड करना है तो वहाँ पे डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो पैकेट स्विचिंग क्या है, इन दिस टेक्निक डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड डेटा पैकेट। इनको हम डेटा पैकेट कहते हैं, डेटाग्राम भी इनको कहा जाता है। ईच पैकेट कंटेन एड्रेस एंड डेटा, और हर एक पैकेट में क्या होता है, एड्रेस भी होता है जहाँ पे जाना है और डेटा पार्ट भी होता है। इट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल, ये TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम नेटवर्क दीज पैकेट्स आर रीअरेंज्ड एज डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी कि
इसको देखिए सिंपली आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप इंटरनेट पे कोई इमेज अपने फ्रेंड को सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उस इमेज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा एंड उस हर एक पार्ट को डिवाइड करने का जो काम है वो टीसीपी का है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का है, जो कि ट्रांसमिशन को कंट्रोल करेगा। एंड आईपी आपका एड्रेस वहाँ पे डालता है, यूनिक एड्रेस जो होता है, ताकि वो डेस्टिनेशन पे जाए। एंड पूरा ट्रैवल होने के बाद उस जो आपका डेटा वहाँ पे है उसको रीअसेंबल या रीअरेंज करने का काम दोबारा टीसीपी का होता है। तो सिंपल है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट, ये इसका एग्जांपल है पैकेट स्विचिंग, जिसमें डेटा आपका पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा चैनल। तो डेटा चैनल सिंपली क्या होगा, डेटा चैनल इज द मीडियम यूज टू कैरी डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ नेटवर्क। यानी कि एक मीडियम होता है, एक चैनल होता है, जिसके थ्रू आपका इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। देन आपका आ जाता है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ सिंपली एक फ्रीक्वेंसी रेंज है किसी भी चैनल की, जो कि हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे वहाँ पे उसको हम देखते हैं, और यानी कि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना सपोर्ट करेगी, लोएस्ट कितना करेगी। और आपने सुना होगा बैंडविड्थ होता है, लोअर बैंड होता है, लोअर बैंड एंड अपर बैंड अलग अलग होते हैं। नैरो बैंड कह सकते हैं, ब्रॉड बैंड हम कहते हैं। ब्रॉड बैंड यानी कि जिसमें स्पीड ज़्यादा है, नैरो बैंड जो हम यूज़ करते हैं लोकल मोबाइल्स पे, और जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है उतनी ज़्यादा ट्रांसमिशन स्पीड होती है। वही हमारी नेक्स्ट लाइन है, द लार्जर द बैंडविड्थ द हायर द ट्रांसमिशन स्पीड। अब और इसको फ्रीक्वेंसी जो है, इसको हम साइकिल पर सेकंड में यहाँ पे मेज़र करते हैं। तो हर्ट्ज है या किलो हर्ट्ज है, जो कि 1000 साइकिल पर सेकंड होता है। देन मेगा हर्ट्ज है, 1000 किलो हर्ट्ज इसको हम कह सकते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है 1 मार्क्स में, जिसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। देन आपका आता है DTR या डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो DTR इज़ द अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल होता है पर सेकेंड टाइम पे। तो इसको सिंपली हम बोल सकते हैं DTR इज़ द अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा दैट इज़ मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन पर सेकेंड टाइम। और इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो है बिट्स पर सेकेंड, यानी कि BPS। और यहाँ पे कुछ आपका एक बेसिक सा यहाँ पे हमको दिया हुआ है। सबसे छोटा जो होता है वो तो आपका बिट में होता है, 1 बिट 2 बिट जो होता है 01 के फॉर्म में। देन 1 KB जो आपका जो होता है वो 1024 बिट्स होता है, BPS होता है। देन 1 MB जो होता है 1024 या 1024 KB होता है। आपने देखा होगा जब भी आप डाउनलोडिंग करते हैं तो 1024 KB के बाद ही वो 1 MB में कन्वर्ट होता है, या 1024 MB आपका 1 GB में कन्वर्ट होता है, एंड 1024 GB आपका 1 TB में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। कौन कौन से मीडिया हमारे होते हैं। तो मीडिया थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ नेटवर्क, यानी कि वो मीडिया जिससे कि आपका एक पॉइंट से दूसरी तरफ आपका नेटवर्क में डेटा जो है ट्रांसफ़र होता है, जिसमें आपका गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया आ जाता है। गाइडेड यानी कि बाउंडेड या वायर्ड मीडिया, एंड अनगाइडेड यानी कि अनबाउंड या वायरलेस मीडिया। तो इसको भी हम अब डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा है गाइडेड वायर्ड बाउंडेड टेक्नोलॉजीज़, या गाइडेड मीडिया भी इसको हम कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपका वायर्ड आता है, बाउंडेड आता है या गाइडेड आता है, तो तीनों एक ही चीज़ है, यानी कि वायर के फॉर्म में। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है ट्विस्टेड पेयर और ईथरनेट केबल। कुछ इस तरीके का आपका दिखता है, जिसमें 2 आइडेंटिकल यानी कि एक तरीके के कॉपर वायर आपका आपस में ट्विस्ट उनको किया जाता है। और ये सिंपल से हैं, लाइट वेट होते हैं, इंस्टॉल करना इनको ईजी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ये नहीं होते, और उनकी जो बैंडविड्थ है वो 100 to 500 mbps की होती है। तो ये आपके क्या है, इनको हम ईथरनेट केबल कह सकते हैं, या ट्विस्टेड पेयर वायर भी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपने देखा होगा घरों पे जो लोकल में आपके जो डिशेज़ वगैरह होते हैं या केबल्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, उसमें आपका कोएक्सियल केबल यूज़ होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर सराउंडेड बाय फॉइल शील्ड्स और वायर मेश, ईच सेपरेटेड बाय प्लास्टिक इंसुलेटर। और इसकी जो बैंडविड्थ है वो 400 to 500 mbps होती है। इस तरीके से आपने देखा होगा आपका मेन पे सेंटर पे जो सेंटर कोर होता है, देन आपका उसके बाहर इंसुलेटर होता है, देन वायर की अलग अलग वहाँ पे मेश होती है या फॉइल सील्ड इसको हम कह सकते हैं। बाहर से आपका प्लास्टिक सील्ड या प्लास्टिक जैकेट यहाँ पे होता है, मेनली जो आपका केबल्स में यूज़ होता है। देन आपका आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक, जिसको जो सबसे बेटर यहाँ पे माना जाता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास लाइक मटेरियल, ग्लास लाइक मटेरियल से ये बना होता है, विच इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग लाइट सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इट कंसिस्ट ऑफ कोर क्लैडिंग एंड प्रोटेक्टिव कोडिंग, और इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो 2 GB तक हो सकती है।
तो सिंपल सा है, आपने देखा होगा रोडों के किनारे काफ़ी बार वहाँ पे मैं इनको बिछाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्पीड भी अच्छी होती है और डेटा ट्रेवल काफ़ी जल्दी होता है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे हो गए यहाँ पे गाइडेड या बाउंडेड टेक्नोलॉजी। तो अब हम देखते हैं कि वायरलेस कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अनगाइडेड या सिंपली वायरलेस या अनबाउंडेड टेक्नोलॉजीज़ या ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसमें सबसे पहले रेडियो वेव्स हमारे आ जाते हैं। जब दो आपकी टर्मिनल जो होती हैं कम्युनिकेट करती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ की हेल्प से, तो उसको हम सिंपली कह देते हैं कि रेडियो वेव्स की मदद से यहाँ पे डेटा ट्रैवल हो रहा है। और इसके सेटअप पे मेनली दो पार्ट होते हैं। एक ट्रांसमीटर होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, एंड एक रिसीवर होता है जो कि रिसीव करता है। एंड इट इज़ चीपर देन वायर्ड टेक्नोलॉजी, और ये वायर्ड टेक्नोलॉजी से काफ़ी सस्ता भी होता है। आपने देखा होगा जितने भी आपके सेलफोन्स हैं या जितने भी हम कम्युनिकेट करते हैं सेलफोन के द्वारा, वो सभी हमारे रेडियो वेव्स के फॉर्म में ही डेटा को ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रारेड। अब देखिए इंफ्रारेड सिंपली हमारा शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए होता है, आपका डिजिटल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो इंफ्रारेड इज़ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट दैट इज़ नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई, और इसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, और इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज। जैसे आपने देखा होगा रिमोट से, जो रिमोट कंट्रोलर आपका होता है, वो टीवी का रिमोट हो या एसी का हो, किसी भी चीज़ का रिमोट हो, डिजिटल कैमरे का हो, तो उसमें हम इंफ्रारेड यूज़ कर सकते हैं। और नेकेड आई से इसको हम नहीं देख सकते डायरेक्टली, लेकिन अगर आप इसको डिजिटल कैमरे में देखते हैं, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल के कैमरे के पीछे अगर अपने रिमोट को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको सिंपली सिग्नल्स दिखते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं दिखते हैं। देन आपका आ जाता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव भी आपका रेडियो वेव की तरह ही है, लेकिन ये हायर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं रेडियो सिग्नल की। तो दीज आर सिमिलर टू रेडियो वेव्स, दीज यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। The transmitter and receiver of microwave system are mounted on very high tower and both should be visible to each other। यानी कि लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए, ऊंचे ऊंचे जो टावर हैं वहाँ पे इनको लगाया जाता है, और मेनली जो दो टावर हैं उनमें लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, यानी कि सेम एंगल पे वो होनी चाहिए। देन फाइनल, ऑलरेडी आपको शायद पता हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो कि ग्लोबल कम्युनिकेशन है। तो इट यूजेज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम। अ सैटेलाइट इज प्लेस्ड ओवर 40,000 या 40,000 शायद यहाँ पे होगा किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। सैटेलाइट डिश इज़ यूज टू सेंड डेटा, जिसको हम अपलिंक कहते हैं, एंड डाउनलिंक जो होता है उसको हम रिसीव करना कहते हैं। तो केबल के थ्रू जब हम यहाँ पे सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं, या सिंपली डिश उसको हम कहते हैं, अपलिंक एंड डाउनलिंक उसमें होता है, तो ये सैटेलाइट की मदद से होता है। ये आपने ऑब्वियसली लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 36। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 37।